पुलिस मर्डर्स, रॉबरी या और भी अजीबोगरीब केस को सुलझाने के लिए क्या क्या करती है, ये बात अक्सर हमारे सामने नहीं आ पाती। लोगों के सामने सबसे पहले वो इंसिडेंट आता है कि क्या हुआ है, और उसके सॉल्व हो जाने के बाद उसका रिजल्ट आता है कि किसने किया। लेकिन पुलिस हर गुत्थी को सुलझाने के लिए आखिर क्या क्या करती है, ये अक्सर हम सब नहीं जान पाते। मध्य प्रदेश के दमोह पुलिस ने ऐसे ही एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया था। इस मर्डर केस में कातिल तक पहुंचने में पुलिस को 17 महीनों का वक्त लग गया, लेकिन जब गुत्थी खुली तो हर कोई हैरत में पड़ गया। तो आखिर क्या था ये केस और पुलिस ने कैसे इसे सॉल्व किया, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ TMS क्राइम। कहानी शुरू होती है पिछले साल मई के महीने से, जब MP पुलिस के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाला बताता है कि पथरिया गांव के एक खेत से उन्हें एक स्केलेटन मिला है। पुलिस बताए हुए लोकेशन पे पहुंचती है। पुलिस उस स्केलेटन को देखती है और पूछती है कि ये खेत किसका है। तो पता चलता है कि ये खेत पथरिया गांव के रहने वाले लक्ष्मण पटेल का है। जिसके बाद लक्ष्मण से पूछताछ की जाती है और उनकी पत्नी यशोदा को भी बुलाया जाता है। लक्ष्मण और उनकी पत्नी यशोदा ने कपड़े और सामान के आधार पर कंकाल को पहचान लिया। उन्होंने बताया कि ये कपड़े और सारे सामान तो उसके बेटे जयराज के हैं। बॉडी के साथ ही पैंट, टी-शर्ट और बेल्ट को भी दफना दिया गया था, और जब बॉडी को खेत से बाहर निकाला गया तो उसके साथ ये सारे सामान भी बाहर आ गए, और इन्हीं सब कपड़ों को पहनकर जयराज गायब हुआ था। अब पुलिस को ये पता चल चुका था कि ये डेड बॉडी जयराज की हो सकती है, लेकिन पुलिस को ये प्रूफ करना था कि ये जयराज की ही बॉडी है। और अगर जयराज की बॉडी प्रूफ हो गई तो ये भी पता करना था कि आखिर जयराज के साथ क्या हुआ और किसने किया। जयराज के पिता लक्ष्मण पटेल ने पुलिस से बताया कि हमने अपने लेवल पर बेटे को ढूंढने की कोशिश की थी। उसे ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया था। उन कपड़ों से ही पेरेंट्स ने जयराज को पहचाना था। पेरेंट्स ने तो स्केलेटन की पहचान कर ली थी, लेकिन पुलिस को पुख्ता सबूत चाहिए था। इसके लिए पुलिस के पास एक ही तरीका था कि बॉडी के सैंपल को माता पिता के DNA से मैच करा लिया जाए, और इससे इजीली प्रूफ हो जाएगा कि ये बॉडी जयराज की है या नहीं। मामला बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा था, लेकिन आगे चल के पुलिस के पसीने छूटने वाले थे। लक्ष्मण और यशोदा के ब्लड और हड्डियों के सैंपल जांच के लिए सागर के फॉरेंसिक लैब भेजे गए। पुलिस ने तब तक स्केलेटन को सील कर अपनी कस्टडी में रख लिया। कुछ दिनों बाद सागर के फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई कि स्केलेटन लक्ष्मण पटेल और यशोदा का DNA मैच नहीं हुआ। अब ये सुनकर पुलिस हैरान हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लक्ष्मण और यशोदा ने तो बॉडी को अपने बेटे के तौर पे पहचान लिया था, फिर सैंपल मैच क्यों नहीं हुआ। पुलिस को लगा कि जरूर जांच में कुछ गड़बड़ है। सागर से रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने एक बार फिर परिवार के सैंपल लिए और उन्हें चंडीगढ़ के फॉरेंसिक लैब में भिजवाया। टेक्नोलॉजी के मामले में चंडीगढ़ FSL की गिनती देश की सबसे अच्छी लैब के रूप में होती है। अब पुलिस चंडीगढ़ FSL से रिपोर्ट आने का वेट करने लगती है। कुछ दिनों में रिपोर्ट आती है, यहाँ के टेस्ट में भी DNA मैच नहीं हुआ। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि जो स्केलेटन मिला है वो जयराज का है या नहीं, ये कैसे पता करें। इधर लक्ष्मण और यशोदा लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें उनके बच्चे का स्केलेटन सौंप दिया जाए, ताकि वे उसका अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन पुलिस के सामने ये प्रॉब्लम थी कि बिना पता किए कि ये स्केलेटन जयराज का है भी या नहीं, वो इसे लक्ष्मण और यशोदा को कैसे सौंप दें। अब पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर पुलिस ने लक्ष्मण से पूछताछ करनी स्टार्ट की। लक्ष्मण पटेल ने पुलिस को ये बताया कि यशोदा से उसकी शादी 2004 में हुई थी। शादी के 4 साल तक जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो दोनों इंदौर के एक IVF सेंटर गए। साल 2009 में टेस्ट ट्यूब टेक्निक से जयराज पैदा हुआ।
अब पुलिस को समझ आने लगा कि डीएनए क्यों नहीं मैच हुआ, क्योंकि ये बेटा आईवीएफ टेक्निक से हुआ था, जिसमें लक्ष्मण और यशोदा के डीएनए का ज़्यादा रोल था ही नहीं। पुलिस ने फौरन इंदौर के इस आईवीएफ सेंटर का पता लगाया, जहां से यशोदा ने टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए स्पर्म हासिल किया था। पुलिस ने आईवीएफ सेंटर से स्पर्म डोनर की जानकारी मांगी, मगर सेंटर ने रूल्स का हवाला देकर पुलिस को जानकारी देने से इनकार कर दिया। दरअसल ये रूल होता है कि कोई भी सेंटर स्पर्म डोनर का नाम पब्लिक नहीं कर सकती। इसी बीच लक्ष्मण पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और बच्चे के स्केलेटन को अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सौंपने की मांग की। कोर्ट ने भी माता पिता की सुनी और पुलिस को कंकाल सौंप देने का आदेश दे दिया। दमोह के एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने उस वक्त के टीआई सुधीर नेगी से लक्ष्मण पटेल को उनके बेटे का कंकाल सौंपने को कह दिया। सुधीर नेगी कंकाल लेकर गांव पहुंचे और उसे लक्ष्मण पटेल को सौंप दिया। बॉडी मिलने के 13 महीने बाद यानी 12 मई 2024 को लक्ष्मण ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अभी भी ये पता नहीं था कि लक्ष्मण ने जिसका अंतिम संस्कार किया वो जयराज ही था या कोई और। स्टार्टिंग में एएसपी संदीप मिश्रा इस जांच से जुड़े थे, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया, जिसकी वजह से ये केस सुधीर नेगी और श्रुतकीर्ति सोमवंशी देखने लगे। लेकिन संदीप मिश्रा के मन से ये केस निकला नहीं था। वो लगातार एफएसएल और डीएनए से रिलेटेड बुक्स और आर्टिकल पढ़ रहे थे ताकि उन्हें इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जिस दिन जयराज का स्केलेटन मिला था उसी दिन लक्ष्मण ने हत्या के लिए जिम्मेदार आरोपियों के नाम बताए थे, लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। साथ ही स्केलेटन जयराज का ही है ये भी साइंटिफिक तौर पर साबित नहीं हुआ था। तब लक्ष्मण ने एमपी के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानी बताई। इसी बीच एएसपी संदीप मिश्रा को अमेरिका में आईवीएफ टेक्निक से पैदा हुए बच्चों की चोरी का केस पढ़ने को मिला। अमेरिका की पुलिस ने इन बच्चों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाया था, लेकिन ये डीएनए टेस्ट किसी नॉर्मल डीएनए टेस्ट जैसा नहीं था। इसके लिए जिन पेरेंट्स ने बच्चों पर दावा किया था कि ये उनके बच्चे हैं, उनके घर से बच्चों का सामान मंगवाया गया। उन आइटम्स पर लार या पसीने के सैंपल की बच्चों के डीएनए से जांच हुई। जिन बच्चों का डीएनए उन कपड़ों और उन सामानों से मिल गया, उन बच्चों को उनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया। जैसे ही संदीप मिश्रा ने ये केस स्टडी पढ़ी तो उनके दिमाग की बत्ती जल गई। संदीप मिश्रा ने उस किताब के पन्ने की तस्वीर के साथ सुधीर नेगी को पत्र लिखा और पूरी बात बताई। अब पुलिस के पास 2 ठोस वजह थी नए सिरे से जांच के लिए। पहली तो संदीप मिश्रा की नई खोज, जिसके आधार पर इस जांच को दोबारा शुरू करने की बात की गई थी, और दूसरी वजह सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पुलिस को निर्देश दिए थे कि लक्ष्मण को इंसाफ दिलाया जाए। लिहाजा एक बार फिर डीएनए की जांच शुरू हुई। पुलिस ने लक्ष्मण पटेल के घर से जयराज के बचपन के खिलौने, कपड़े, ग्लव्स, टोपी, सीटी, स्कूल का आई कार्ड इकट्ठा किया। इन सभी सामानों को चंडीगढ़ की एफएसएल को भेज दिया गया। पुलिस को उम्मीद थी कि इन वस्तुओं में जयराज के शरीर के बाल, नाखून या पसीने के सैंपल मिल सकते हैं। जांच रिपोर्ट का वेट होने लगा और पुलिस की ये तरकीब काम कर गई। रिपोर्ट में साबित हो गया कि जो मरा है वो लक्ष्मण और यशोदा का बेटा ही है, यानी कि वो स्केलेटन जयराज का ही था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर कौन है जिसने जयराज को मौत के घाट उतारा और क्यों। दरअसल लक्ष्मण ने जयराज के किडनैपिंग और हत्या के लिए अपने सौतेले भाई दशरथ पटेल के बेटे मानवेंद्र पर शक जाहिर किया था। गांव के लोगों ने भी जयराज को आखिरी बार मानवेंद्र के साथ ही देखा था। लक्ष्मण ने पुलिस को बताया था कि वो और दशरथ एक ही मां की संतान थे, लेकिन उनके 2 पिता थे। लक्ष्मण के पिता श्यामले पटेल और दशरथ के पिता धनीराम थे, और इन दोनों की मां का नाम पार्वती था। और ये भी बताया कि दशरथ और मानवेंद्र की उसके प्रॉपर्टी पर नज़र है। लिहाजा पुलिस ने अब शक के आधार पर मानवेंद्र को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में तो मानवेंद्र ने इस मर्डर से खुद को किनारे रखा। वो कहने लगा कि उसका इसमें कोई रोल नहीं है,
लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने जयराज की हत्या की बात को एक्सेप्ट कर लिया। पूछताछ में मानवेंद्र ने बताया कि जब लक्ष्मण पटेल को कोई संतान नहीं हुई तो उसे उम्मीद थी कि पूरी प्रॉपर्टी का वो अकेला मालिक होगा, मगर आईवीएफ टेक्निक के जरिए जयराज का जन्म हुआ तो उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। लक्ष्मण की 100 एकड़ की खेती है, साथ ही दमोह में एक प्लॉट और मकान भी है जिसकी कीमत करोड़ों की है। मानवेंद्र जैसे ही बड़ा हुआ वो जयराज को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार करने लगा। पुलिस के सामने उसने खुलासा किया कि जयराज को रास्ते से हटाने का ये मौका उसे 28 मार्च को मिला। मोटरसाइकिल सिखाने के लिए वो दोपहर 12 बजे जयराज को अपने साथ ले गया। खेत में पहुंचकर उसने जयराज की गला दबाकर हत्या कर दी और खेत में ही लाश को दबा दिया था और लाश पे वो सारे कपड़े और बेल्ट थे जो जयराज उस समय पहना हुआ था। 1.5 महीने बाद खेती के दौरान ये स्केलेटन वहाँ काम कर रहे लोगों को मिला और इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। अब पुलिस ने पूरी गुत्थी को सुलझा लिया था। इसके बाद पुलिस मानवेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और 25 अगस्त को उसे जेल भेज दिया गया। और इस तरीके से एक अमेरिकी बुक ने, या यूँ कहें अमेरिका के केस ने, इंडिया में हुए एक मर्डर को सॉल्व कर दिया। तो आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा तो कमेंट में लास्ट ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।